ये कामसूत्र की धरती है, ये वात्स्यायन की धरती है, ये काम को चार पुरुषार्थों में स्वीकार करने वाले लोगों की धरती है, ये खजुराहो की धरती है जहां पर काम क्रीड़ाओं का खुलेआम मंदिरों की दीवारों पर चित्रण किया गया है। इसलिए ऐसे देश में काम कभी भी गर्हित, वर्जित और त्याज्य नहीं हो सकता। फिर क्या कारण है कि नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए इस बयान पर इतना अधिक हंगामा हुआ? नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार सिंह एक्सीलेंट आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिवादन करता हूं। आशा है आपकी दीपावली अच्छे से संपन्न हुई होगी। दीपावली के कुछ समय पहले नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार की विधानसभा में एक ऐसा बयान दिया गया जिसकी वजह से वे बहुत अधिक चर्चा में रहे। और चर्चा में क्या रहे, हम कहें तो वो हास्य का बहुत अधिक विषय बन गए। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि बिहार की विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण की नीति और उसके उपायों पर चर्चा करते हुए उन्होंने ऐसे शब्दों और शैली में उस विषय पर अपने विचारों को रखा जो कि सामान्य तौर पर सभ्य लोगों के बीच में तो इस तरह से व्यक्त नहीं ही की जा सकती। यहाँ तक कि समाचार चैनलों के द्वारा भी उन शब्दों को हूबहू प्रसारित नहीं किया जा सका और इस वजह से यह मुद्दा बहुत अधिक चर्चा में रहा और नीतीश कुमार भी बहुत अधिक चर्चा में रहे। उस दौरान तमाम लोगों ने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी किए, लेकिन तत्कालिक तौर पर मैंने इस संबंध में कोई भी वीडियो बनाना उचित इसलिए नहीं समझा क्योंकि उस समय इस पूरे मुद्दे को बहुत ही हल्केपन से लिया जा रहा था, जबकि ये मुद्दा बहुत गंभीर था और इस मुद्दे को हंसी खेल में उड़ाया जाना उचित नहीं था। एक गंभीर मुद्दा जिस पर गंभीर बहस, गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर कि परंपरागत रूप से चार पुरुषार्थों की बात की जाती है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और वास्तव में ये चार सीढ़ियां हैं। इन चारों सीढ़ियों से गुजरते हुए हम अपने जीवन के चरम लक्ष्य अर्थात मुक्ति या मोक्ष तक पहुंचते हैं और आत्मा का परमात्मा के साथ लय होने की स्थिति मोक्ष में प्राप्त होती है। तो इसके अंतर्गत ये जो चार सीढ़ियां हैं उसमें आप देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पर जो सीढ़ी है वो है काम। और काम को पुरुषार्थ के रूप में जिस देश में ग्रहण किया गया है उस काम को इतना अधिक गर्हित और वर्जित मान करके इस विषय पर किसी भी प्रकार की चर्चा करने से संकोच करना वास्तव में इस देश के प्राचीन सभ्यता, संस्कृति से खुद को काट लेने के बराबर है। हाँ, यहां पर हमें यह ध्यान देना होगा कि काम अत्यंत व्यापक शब्द है। काम सभी प्रकार की इच्छाओं और कामनाओं का मूल है। इस रूप में काम महज सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए रति क्रिया मात्र नहीं है। काम वह भावना है जिस भावना से प्रेरित होकर के हम सांसारिक जीवन में
अपने ना केवल सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं बल्कि सृष्टि को उसको चरम लक्ष्य तक पहुंचाने में अपनी ओर से योगदान करते हैं। इस प्रकार से भारत में काम को अत्यंत ही व्यापक संदर्भ में और दार्शनिक धरातल पर प्रारंभ से ही स्वीकार किया गया है, क्योंकि ये जो चार पुरुषार्थ हैं, इन चार पुरुषार्थों का प्रतिपादन हमारे यहाँ उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत वैदिक ग्रंथों में और उपनिषदों में किया गया है। इसी प्रकार से इतना ही नहीं, हम यदि देखें तो भारत में काम सूत्र की रचना वात्स्यायन के द्वारा बहुत समय पहले कर दी गई थी, प्राचीन काल में ही, और इसमें काम के सृजनात्मक स्वरूप का वर्णन किया गया है, उसके स्थूल रूप का तो वर्णन किया ही गया है। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि काम या यौन या सेक्स शब्द का खुले रूप में प्रयोग करना ये सहज स्वीकार्य नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या दुनिया में सर्वाधिक है और विश्व के लगभग 1/5 जनसंख्या का या 1/6 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व अकेले भारत ही करता है। इस देश में काम शब्द गर्हित और वर्जित कैसे हो सकता है? खुद जयशंकर प्रसाद, आधुनिक हिंदी साहित्य के महाकवि जयशंकर प्रसाद ने एक महाकाव्य की रचना की जिसका नाम ही है कामायनी। कामायनी महाकाव्य में जब सृष्टि का पतन हो जाता है और सर्वत्र जलप्लावन की स्थिति है, उस जलप्लावन की स्थिति के बाद फिर से श्रद्धा और मनु, हम कह सकते हैं आदि पुरुष और आदि स्त्री के रूप में फिर से मिलते हैं और वहां से एक नई सृष्टि की शुरुआत होती है। और उसमें स्त्री और पुरुष दोनों की भूमिका इस सृष्टि में किस प्रकार से होती है, इसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है और इसके साथ साथ अत्यंत कलात्मक चित्रण भी किया गया है, जिसमें कहीं पर भी रंच मात्र भी अश्लीलता नहीं आ पाती है। ये हिंदी साहित्य का एक गौरव ग्रंथ कहा जा सकता है कामायनी। और नारी का इतना मनोरम चित्रण, नारी सौंदर्य का, लज्जा का इतना मनोरम चित्रण जितना कामायनी में किया गया है, संपूर्ण विश्व साहित्य में उसका कोई अन्य उदाहरण उपलब्ध नहीं होता है। इसी कामायनी की पंक्तियां हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो ये इतनी सारी भूमिका बनाने का उद्देश्य क्या है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि उस बयान को उद्धृत करना मैं उचित नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि उसको इतने सारे लोगों ने उद्धृत किया है और तमाम वीडियोज और टीवी चैनल्स ने बार बार उसको रिपीटेडली दिखाया है कि अब मेरा मानना है कि सभी लोग उसको देख चुके हैं, उसके बारे में जान चुके हैं। दूसरे, मेरी आत्मा गंवारा भी नहीं कर रही है कि केवल उसकी पुनरावृत्ति की जाए, क्योंकि समस्या काम में नहीं है, समस्या काम के विषय पर चर्चा करने में नहीं है। समस्या यहाँ पर है कि हम उस विषय की चर्चा किस तरह से कर रहे हैं। हम उस विषय
पर लोगों का ध्यान किस अंदाज में आकृष्ट कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि एक ही विषय पर लिखा गया वात्स्यायन का काम सूत्र हजारों साल बाद भी आज भी त्याज्य नहीं है, आज भी उसको एक ग्रंथ के रूप में मान्यता प्राप्त है। आखिर क्या कारण है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत कामायनी को इतना ऊंचा स्थान प्राप्त है? क्या कारण है कि एक नारी को, श्रद्धा को कामायनी का नाम दिया गया है और दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा स्त्री पुरुष काम संबंधों का वर्णन किया जा रहा है, तो उस पर इतना अधिक हंगामा खड़ा हो जा रहा है। तो इसके मूल में मुद्दा यही है कि उनको मतिभ्रम हो गया, या जैसा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा कहा गया कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और जिसकी वजह से उनका अपने वाणी पर, अपने मस्तिष्क पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रह गया है और इसलिए वो उल जलूल कुछ भी बकते जा रहे हैं। क्या कारण है? यदि हमें इस बात का ख्याल रहे कि हमें क्या कहना चाहिए और हम क्या कह रहे हैं, तो हमारी गरिमा बनी रहेगी। जैसा कि उर्दू के प्रसिद्ध शायर बशीर बद्र ने उर्दू के प्रसिद्ध शायर वसीम बरेलवी ने लिखा है कि कौन सी बात कब, कहां और कैसे कही जाती है। कौन सी बात कब, कहां और कैसे कही जाती है, इसका सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो मूल बात यही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह समझने की आवश्यकता थी कि जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं, क्या उस बात को उस ढंग से, उन शब्दों के साथ, उस शैली में कहने की आवश्यकता थी? क्या उनको उस बात को कहने का सही सलीका था? तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ही नहीं। नर नारी यौन संबंधों का जितना अश्लीलतम वर्णन, अश्लीलतम भाव भंगिमा के साथ किया जा सकता है, उतना ही अश्लील वर्णन, अश्लील अंदाज में नीतीश कुमार के द्वारा बिहार की विधानसभा में किया गया। क्या वे अपने आप को आम आदमी से कनेक्ट करने के लिए लालू यादव की नकल करना चाहते हैं? और क्या खुद को दूसरे लालू यादव के रूप में पेश करना चाहते हैं? यदि वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर भी वो पूरी तरह से फेल हुए, क्योंकि लालू यादव की राजनीति और उनके बयानों को बहुत लंबे समय से बारीकी के साथ हम लोग देखते और सुनते आ रहे हैं। उसमें चुटिलापन होता है, उसमें हास्य होता है, उसमें व्यंग्य भी होता है, उसमें कह सकते हैं कुटिलता भी होती है, जो कि राजनीति का स्वाभाविक गुण है। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि लालू यादव ने कोई ऐसा बयान दिया हो जिसको कि हम अश्लीलता की श्रेणी में रख सकें, और वो भी विधानसभा के भीतर एक मुख्यमंत्री के रूप में। तो आम आदमी से जुड़ने का ये कोई तरीका नहीं है।
आम आदमी कैसा भी हो, लेकिन वह इस तरह की बातें खुलेआम नहीं कह सकता जैसा कि नीतीश कुमार ने वहां पर कहा। अब दूसरी बात कि एक बहुत गंभीर विषय अर्थात जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के लिए नीतीश कुमार ने जिस ढंग से अपनी बात को रखा, उससे वह मुख्य विषय हाशिए पर चला गया और केवल नीतीश कुमार का वो बयान की चर्चा के केंद्र में बन करके रह गया। इससे इतने गंभीर विषय को क्षति पहुंची है, क्योंकि दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश हमारा है। चीन को अभी हमने हाल ही में पीछे छोड़ा है और हमारी देश की सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या विस्फोट। इसलिए इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते और देश और प्रदेश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की इस संबंध में बहुत ही निर्णायक भूमिका है जनसंख्या नियंत्रण संबंधी नीतियों को निर्धारित करने में और उनमें उनको कार्यान्वित करने में। ऐसे में इस मुद्दे को हल्केपन में लिया भी नहीं जा सकता। लेकिन नुकसान ये हुआ कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को उछाला और उसके बाद जिस तरह से उनकी सर्वत्र निंदा हुई, भविष्य में इस गंभीर मुद्दे पर गंभीर चर्चा करने के लिए या इस संबंध में कोई भी गंभीर बयान देने के पहले कोई भी प्रधानमंत्री या राज्यों के मुख्यमंत्री 100 बार सोचेंगे और हिचकेंगे कि कहीं उनके बयान के अर्थ का अनर्थ न कर दिया जाए और अनावश्यक रूप से उनको विवादों में घसीट न लिया जाए। तो ऐसे में इस गंभीर विषय पर चर्चा परिचर्चा करने के स्थान पर उस विषय से वे लोग बचने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे देश के इस विशाल जनसंख्या वाले देश के इस विशाल विकराल समस्या के लिए ठीक नहीं होगा। तो नीतीश कुमार के इस बयान से सबसे बड़ा नुकसान तो यही हुआ है कि जनसंख्या नियंत्रण का जो मुद्दा है वह उससे प्रभावित हुआ है। हालांकि कुछ लोगों ने, जैसे उत्तर प्रदेश में सांसद डिम्पल यादव के द्वारा नीतीश कुमार का पक्ष लिया गया इस बयान के संदर्भ में और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं कहा है और इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और महिलाओं की क्या भूमिका है या हो सकती है, इस मुद्दे को नीतीश कुमार ने उठा करके कोई गलत कार्य नहीं किया है। वास्तव में नीतीश कुमार के द्वारा इस मुद्दे को उठाया जाना गलत नहीं है, बल्कि इसके लिए तो वो उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन जिस ढंग से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और जिस हल्के अंदाज में विधानसभा में उपस्थित महिला विधायकों के मौजूद होने के बावजूद उन्होंने इस मुद्दे का जिस तरह से जिक्र किया, वह बहुत ही चकित करने वाला था कि महिला विधायकों के समक्ष उपस्थित होते हुए इस प्रकार का बयान उनके मुंह से निकला कैसे। वास्तव में ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा ही कही जा सकती है। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस मुद्दे पर और अधिक गंभीर बहस करने की आवश्यकता है। जनसंख्या विस्फोट की समस्या से निपटने के लिए युवा लोगों को, युवतियों को, युवकों को आकृष्ट करने की आवश्यकता भी है, लेकिन उसका अंदाज, उसका तौर तरीका, उसका लहजा, उसका सलीका निश्चित रूप से वो नहीं होना चाहिए जो कि बिहार के
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अपनाया गया। आप सबसे आग्रह है कि आप एक्सीलेंट आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि हम किसी भी विषय पर निष्पक्ष विवेचन के साथ आपको अधिक से अधिक जानकारी निर्भय विवेक के साथ उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित हों, उत्साहित हों। आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।